अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, जुम्मा मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग। और आपने अक्सर शायद ये सुना होगा कि दुनिया कुएं की आवाज़ है कि जो आप बोलते हैं वो वापस पलट के आती है आवाज़, यानी कि जो आप करते हैं उसका खमियाजा अगर अच्छा काम करेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी आपके साथ, अगर बुरी बात करेंगे तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर, और कुछ दोस्तों से भी पता लगा कि एक्टिमरा, जिस इंजेक्शन की कल हम मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा से भी बात कर रहे थे, उसकी ऑफ द काउंटर अवेलेबिलिटी अब नहीं है। जिन मरीजों को उस इंजेक्शन की अशद ज़रूरत है उन्हें भी नहीं मिल रहा। और इस तरह सोशल मीडिया पे लोग मैसेजेस वायरल कर रहे हैं कि हमारे पास पड़ा है 3.5 लाख, 4 लाख, 7 लाख तक प्राइसेस कोट की गई हैं एक इंजेक्शन की, जिसकी कीमत 60,000 के लगभग है। आप हमें दें और ये इंजेक्शन आकर ले जाएं, और उसकी शर्त ये रखते हैं कि आप आधी कीमत ऑनलाइन पहले ट्रांसफ़र करें, उसके बाद हम आपको घर का एड्रेस देंगे और वहाँ से आप आकर इंजेक्शन उठा सकते हैं। तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि 3.5 लाख रुपए एक अशद ज़रूरत थी मरीज को, उसके घर वालों ने एक शख्स को ट्रांसफ़र किए और जब घर गए तो वहाँ कोई एड्रेस पे मौजूद नहीं था। तो इस किस्म के फ्रॉड हो रहे हैं, जहाँ ये ताज्जुब और ये सवाल पैदा होता है कि हमारी हुकूमत और कुछ ना करे तो इस एक इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी को तो यकीनी बनाया जा सकता है उन तमाम प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों के लिए जो कि इस इंजेक्शन के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। और दूसरा ये कि हमें क्या हो गया है बहैसियत इंसान, कल को हमारे साथ इस किस्म की कोई इमरजेंसी हो जाएगी तो हमें क्यों खुदा का खौफ नहीं है कि हमारे साथ भी ये सानेहा, हमारे साथ भी ये फ्रॉड हो सकता है। और दूसरा ये, और तीसरा ये कि हम मरना भूल गए हैं शायद कि हमने दुनिया में क्या करना है, उसका सिला तो हमें दुनिया में मिलेगा और ऊपर जाके क्या जवाब देना है। तो ये सब कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है और फिर हम तौबा और इस्तग़फ़ार की तलकीन करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारे से वबा दूर हो जाए और हमारे हालात अच्छे हो जाएँ। जब हमारे इर्द गिर्द, हमारे माशरे में ये वाक़यात हो रहे होंगे और हम सब, कोई छोटी चोरी करता है, कोई बड़ी चोरी करता है, हर शख्स अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि करप्शन और चोरी में मुलव्विस है, तो फिर क्या किसी से शिकायत करनी। एनी हाउ, इस पर ज़रा कुछ सोचना चाहिए। और सबसे पहले तो हुकूमत की ही जिम्मेदारी है कि इस इंजेक्शन और दीगर लवाजमात के साथ साथ इसकी यकीनी, इसकी अवेलेबिलिटी को कन्फर्म किया जाए, क्योंकि लोग लुट रहे हैं और लोगों के प्यारों की जान जा रही है। सबसे पहले आपको पता है ना कि माशाअल्लाह अरकान पार्लियामेंट की बहुत बड़ी तादाद, जिसमें अपोजिशन हुकूमत दोनों के अरकान शामिल हैं, 22 के करीब हैं, कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं। 80 के करीब अमले के अफराद हैं पार्लियामेंट हाउस में जहाँ कोरोना वायरस में मुब्तला होने की उनकी तस्दीक हो गई है। आई वंडर व्हाट वाज गोइंग ऑन, और कहाँ से इन्फेक्शन ये फैला, और इतने SOPs और इतने ख्याल के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं। बजट इजलास जारी है, लेकिन शहबाज शरीफ समेत कोरोना से मुतासर दर्जनों अरकान पार्लियामेंट घरों में बैठे हैं और मुस्लिम लीग नून की जो अहम सियासी क़यादत है वो तो अब क्वारंटीन में ही है। हुकूमत के सामने वर्चुअल इजलास ही शायद महफूज ऑप्शन बचा है। और इसके बारे में आपको ये भी बता दें कि बजट का अहम इजलास हो रहा है। बजट जैसा अहम मामला है, मगर दर्जनों पार्लियामेंटेरियंस खुद कोरोना का शिकार हो गए हैं। और कायदे इसमें इख्तलाफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज का कहना है कि वालिद नैब की पेशी पर वायरस की जद में आए, अगर उन्हें कुछ हुआ तो चेयरमैन नैब जावेद इकबाल, वज़ीर आज़म इमरान खान और मुअव्विन खुसूसी शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत ही को कसूरवार करार दे रही है। क्या हुकूमत नाम की कोई चीज है इस मुल्क में? क्या पॉलिसीज हैं इस हुकूमत की? किसी भी फील्ड में ले लें, मैं तो सिर्फ कोरोना की बात कर रहा हूं ना, किसी भी फील्ड में ले लें। मियां शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। लाहौर हाई कोर्ट की पेशी के बाद उनका टेस्ट करवाया गया था जो कि नेगेटिव आया। फिर 9 तारीख को नैब की पेशी थी, उसके बाद कल टेस्ट करवाया गया, उसका रिजल्ट आज सुबह आया जो कि पॉजिटिव आया। जवाब में खुद वज़ीर आज़म ने अपोजिशन और शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद की। जो हमारी अपोजिशन है, मुझे कई दफ़ा ऐसे लगता है कि ये चाहते हैं कि ज़्यादा इस मुल्क में अमवात हों, कोरोना से ज़्यादा मुश्किलात आएँ, लॉकडाउन की वजह से इकॉनमी बैठ जाए, ताकि किसी ना किसी तरह ये इस हुकूमत की तनकीद कर सकें। और जिस तरह हमारा एक बड़े अपोजिशन के लीडर भागे भागे लंदन से वापस आए, मास्क भी पहना हुआ, कंप्यूटर के सामने बैठ गए और ये उम्मीद लगा ली कि बस अब मैं बताऊंगा क्या होगा।
दूसरी जानिब पार्लियामेंट में बजट इजलास जारी है और हालत यह है कि कोरोना के बायस बहस कई अरकान हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इस बहस में वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इसी खदशे की वजह से पार्लियामेंट का वर्चुअल इजलास बुलाने की तजवीज़ दी थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून इसके लिए तैयार नहीं थी। अब पार्टी सदर शहबाज शरीफ, सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी, सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल, पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब समेत आला क़यादत कोरोना से मुतासर हो चुकी है। शायद अब वर्चुअल इजलास से ही काम चलाना पड़ेगा। और आई वंडर कि जिस बिल्डिंग में इतने ज़्यादा केसेस निकल आए उसके बाद इस बिल्डिंग को उसूली तौर पर सील करना चाहिए, उसको पूरा 2-3 रोज़ तक डिसइंफेक्ट करना चाहिए। ये तो प्रैक्टिकली इस्तेमाल के काबिल रही नहीं है बिल्डिंग, जितने अमले के अरकान और जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। इसी पे बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। राना साहब, होपफुली यू आर डूइंग वेल। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ समेत कई सीनियर रहनुमा कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। पार्टी के लिए बड़ी तशवीश की बात होगी। इस सूरत में तो आप लोगों को इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जुलूस की सूरत में अदालत जाने से परहेज करना चाहिए था, सर्टनली करना चाहिए था। तो क्या ये एहतियाती तदाबीर अब आगे इख्तियार की जाएंगी? सब हम सियासतदानों को वैसे तजवीज़ करते रहे हैं। देखिए, इसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बार बार जो है वो नैब वालों को ये ऑप्शन दी। उन्हें बताया कि वो कैंसर सर्वाइवर हैं, उन्होंने अपनी एज बताई और उन्होंने कहा कि मेरा इम्यूनिटी लेवल जो है वो कम है, तो इसलिए आप मेहरबानी करें, मुझे जो है वो आप वीडियो लिंक पे ले लें, या आप जो क्वेश्चंस आपने करने हैं वो क्वेश्चंस आप भेज दें, मैं उसका जवाब भेज देता हूँ। लेकिन वो बज़िद रहे इस बात के ऊपर कि नहीं, हमने आपको बुलाना है। और फिर उसके बाद 2 जून को उनको बुलाया हुआ था और पहले से ही धोखे से 28 जुलाई का जो है वो वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो बना के रखा हुआ था, जिस वजह से उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ा। अब जब इस किस्म के मामलात होते हैं तो उसमें फिर मीडिया में जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी चलती हैं, एक हाइप क्रिएट होती है, लोगों को पता चलता है, फिर हर आदमी जो है वो अपने तौर पे जो है वो वहाँ पे आना चाहता है, देखना चाहता है। तो वहाँ पे हम किसी को नहीं लेके गए, बल्कि हमारी भरपूर कोशिश थी कि वहाँ पे लोग ना पहुँचें, बल्कि कोर्ट रूम के अंदर जो है वो हमारे लिए अदरवाइज़ भी एम्बैरेसिंग था। उससे जजेस जो है वो नाराज़ हो सकते थे। तो हमने तो वहाँ पे भी बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर जब इतना ज़्यादा रश हो, लोग पहुँच जाए वहाँ पे, तो फिर लोग जो है वो सुनते नहीं हैं। तो ये बुनियादी तौर पे जो है ये नैब और जो हुकूमत है कि वो इस माहौल में भी कि जब कोरोना है, जब हर कोई जो है इस वबा से महफूज रहना चाहता है और इतने बुरे हालात हैं, तो इसके बावजूद जो है वो इस किस्म की विक्टिमाइजेशन और इस किस्म की हरकतों से जो है वो बाज नहीं आए और बेलाखिर वही हुआ जिसका जो है वो हमें पहले से जो है वो ख़तरा था। लेकिन जाहिर है जो भी कोशिश करते रहे उस कोशिश में सभी नाकाम रहे और जो होना था, जो नहीं होना चाहिए था, वो हो गया। ये बताइएगा राना साहब कि फवाद चौधरी साहब की एक तजवीज़ थी कि कौमी असम्बली का इजलास वर्चुअल तौर पर किया जाए, लेकिन अपोजिशन को ये बात मुनासिब नहीं लगी और मुस्लिम लीग नून ही जाहिर है इस एतराज़ में सबसे पेश थी। तो क्या इतने नुकसानात के बाद अब आपको नहीं लगता कि वो बात मान लेनी चाहिए थी, वो बात ठीक थी, आइंदा इजलास ही वर्चुअली होने चाहिए, क्योंकि ये इसी से सब लोग बच सकेंगे प्रॉबेबली? नहीं, अगर फिर वर्चुअल जो है वो पार्लियामेंटेरियंस की ज़िंदगी इतनी कीमती है फवाद चौधरी साहब की राय में, तो फिर बाकी लोगों की ज़िंदगी जो है वो क्या बहुत सस्ती है? फिर गल्ला मंडी जो है वहाँ पे भी वो भी वर्चुअली उसका भी जो है वो फंक्शन होना चाहिए। जो फ्रूट मंडी है, जो बाकी ग्रोसरी की शॉप्स हैं, बाकी बेकरी शॉप्स हैं, जो किसी सूरत में भी जो है वो बंद नहीं हुई, तो फिर सारा कुछ जो है वर्चुअली हो जाना चाहिए। और अगर सारा कुछ जो है जो नेसेसरी सर्विसेज हैं वो हर कीमत पे हर हाल में जारी रखी गई हैं, रखी जानी चाहिए और रखी जाएंगी, तो फिर जो है जो लोग उन नेसेसरी जो है वो सर्विसेज में एक एहतियाती तदाबीर के तहत जो है वो अपना आप जो है वो बचा के अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उन सब को पूरी कौम को शुक्रिया अदा करना चाहिए और वो बहुत खिदमत कर रहे हैं पूरी कौम की। तो उसी तरह से जो है वो पार्लियामेंटेरियंस को भी ये अगर बहुत ज़्यादा है तो ये प्रोटेक्शन किट्स जो है वो
मुहैया कर दें फवाद चौधरी साहब, या खुद वो प्रोटेक्शन किट पहन के आ जाए करें। अच्छा, ये आपका आर्ग्यूमेंट तो चले हम मान लेते हैं कि पूरा मुल्क खोल दिया और हम बंद करके बैठ जाएं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सब्ज़ी और फ्रूट जो है राना साहब वर्चुअली बेच दें। लेकिन यहाँ पे शायद ऑप्शन था, जहाँ पे काम चलाया जा सकता है वहाँ तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग से ही काम चलाना चाहिए ना। ये तो सही बात नहीं है। अब राना साहब, लास्टली एक बड़ा इशू ये है कि पार्लियामेंट का अहम इजलास है, इसमें कोरोना पर भी बात हो रही है और अब बजट भी पेश होना है, तो अपोजिशन लीडर खुद तो होंगे नहीं, क्या मुस्लिम लीग नून के दीगर अरकान, दीगर लोग पार्लियामेंट हाउस जाने का रिस्क लेंगे? अब इतनी बड़ी तादाद में आपके लोग इन्फेक्ट हो गए हैं उसके बाद? यकीनन पार्लियामेंट में हमारे जितने भी बकिया मेंबर्स हैं वो बिल्कुल जाएंगे, और हर मेंबर की जो है ये ज़िम्मेदारी भी है और उसे अपनी इस ज़िम्मेदारी को निभाना चाहिए, जाना चाहिए। देखें, जब एहतियाती तदाबीर के तहत बाकी सारे काम हो रहे हैं, गवर्नमेंट फंक्शनल है, कैबिनेट के इजलास हो रहे हैं, बाकी मीटिंग्स हो रही हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ अपना काम कर रही हैं, तमाम अदारे अपना काम कर रहे हैं, मीडिया अपना काम कर रहा है, रिपोर्टर्स हर जगह पे पहुंच के जो है वो अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो फिर एहतियाती तदाबीर के साथ एक पार्लियामेंट जो कि एक यानी मदर ऑफ़ ऑल इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पे क्यों नहीं काम हो सकता, और क्यों नहीं पार्लियामेंटेरियन जो है वो एहतियाती तदाबीर को जो है वो सामने रखते हुए अमल करके जो है वो अपना काम नहीं कर सकते। बल्कि मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को तो जो है वो मिसरे राह बनना चाहिए, पार्लियामेंट को एक मिसाल कायम करनी चाहिए। अच्छा, चलें राना साहब, बहुत शुक्रिया। आपका आर्गूमेंट ये है कि जब पूरा मुल्क नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है और कुछ भी वर्चुअली नहीं हो रहा है तो फिर सिर्फ पार्लियामेंट ही क्यों वर्चुअल चले। लेकिन ज़ाहिर है उससे नुकसान उठाना पड़ा, आप सबके सामने ही है। आई वंडर कि आप लोगों ने खुद एहतियात नहीं की है या वाकई वहाँ पर वायरस इतनी बड़ी मिक़दार में मौजूद था कि सभी ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हुए हैं। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। वैसे मुझे काफ़ी दफ़ा मैं कल भी ये सोच रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में अमला और जो अरकान इन्फेक्ट हुए हैं, somebody और मे बी मोर देन वन पर्सन वॉज इन्फेक्टेड, या फिर वहाँ पे प्रॉपर सफाई नहीं हुई थी, डिसइंफेक्शन नहीं हुई थी, कुछ तो गलत हुआ है ना। बहुत से लोग जाके फिजिकली काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही दफ़ा जाने से सारे इन्फेक्ट हो जाएं। यानी हाँ, फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब। फवाद साहब, आपने वर्चुअल इजलास की तजवीज़ दी थी, आप खुद गए भी नहीं, आपको डर था, लेकिन जाहिर है कि अपोजिशन नहीं मानी, पर्टिकुलरली ना मानने में मुस्लिम लीग नून बड़ी पेश थी और पार्लियामेंटेरियंस की बड़ी तादाद कोरोना से अब मुतासिर हो चुकी है। तो आप क्या समझते हैं, वर्चुअल ऑनलाइन इजलास ही वाहिद हल है या कुछ और भी ऑप्शंस हो सकती हैं? बाज़ लोग कह रहे थे कि खुली हवा में, खुली फ़ज़ा में, शायद गर्मी बहुत ज़्यादा, उसके लिए इजलास मुनक्किद किया जाना चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो मेरी तजवीज़ थी वो उसका तो यही था कि अगर आप इस वक्त कोरोना से बचना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है वर्चुअल इजलास की। लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ एक्चुअली एक उस एज ब्रैकेट में भी हैं और थोड़ा सा ज़हनी तौर के ऊपर भी, तो वो टेक्नोलॉजी से शाये है। यहाँ पे जो इसलिए देखिए बहुत सारी जगहों के ऊपर तो जो काम है SOPs के साथ हो भी रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में इसलिए प्रॉब्लम थी कि एक तो यहाँ पर एक बहुत मेजर ग्रुप जो है वो एज की एतबार से वो वल्नरेबल है, उसको ख़तरा ज़्यादा है। दूसरा यह है कि इसमें पूरे पाकिस्तान से लोगों ने एक जगह इकट्ठा होना था, और जो तमाम एक्सपर्ट थे, जो हमारे यहाँ साइंटिस्ट हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, उनका यही मानना था कि ये जो जिस तरीके का गैदरिंग है उसमें ख़तरा बहुत ज़्यादा है। और फिर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और हॉल जो है दैट कम्प्लिकेट्स थिंग्स फर्दर। सो इसलिए मेरी तजवीज़ थी कि हम इसको वर्चुअल सेशन में कर लें, और वर्चुअल सेशन में बहुत आसान है। देखिए, मैंने कल ही जो है वो यूनाइटेड नेशंस की मिनिस्टर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कॉन्फ्रेंस अटेंड की है। 150 के करीब मिनिस्टर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दुनिया से जो है उन्होंने शिरकत की, साथ वर्चुअल थे, और बहुत उसमें अच्छी डिबेट भी हुई, बात भी हुई। और मुझे नहीं समझ आता कि इससे क्यों जो है वो एक आपके ये जो मेंबरान की तरफ से या स्पेशली जो लीडर्स हैं हमारे, उनकी तरफ से एक रिलक्टेंस जो है वो सामने आई। देखें, अब ज़ाहिर है बजट का इजलास सबसे अहम इजलास है जो अब सामने है, पार्लियामेंट हाउस में ही हो रहा है ये इजलास। उम्मीदी तौर पर हर साल का सबसे अहम सेशन होता है, आप तो वहाँ जा नहीं रहे, इसी वजह से पार्लियामेंट के दीगर साथियों को क्या मशवरा देंगे आप? देखिए, मेरा मशवरा फ्रेंकली यही है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो टेलीविज़न पे बैठ के बजट स्पीच सुने। उसकी वजह यह है कि 1/3 लोग जो हैं वो तो देखिए वैसे ही बीमार हो गए हैं इस सेशन के दौरान और वजह से, और
ओवरऑल 100 से ज़्यादा मेंबरान जो है वो इधर प्रोविंशियल और नेशनल असम्बली के जो है वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं। और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से कि अब जा रहा है, क्योंकि कोरोना में एक प्रॉब्लम है ना कि जैसे ये 2, 4, 6, 8 के इस तरह से नहीं बढ़ता, ये 2, 4, 8 फिर उसके बाद 16 फिर उसके बाद 32 इस तरह से इसकी जो फैलने की रफ्तार है वो ये है। लिहाजा इसमें कोई बहुत ज़्यादा लोग आपको सबको बीमार करने के लिए नहीं चाहिए, 2-4 भी काफ़ी हैं। और अब यहाँ तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बीमार हैं। तो मुझे तो डर ये है कि जो जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ी अक्सरियत जो मेंबरान की है वो एक्चुअली कोरोना का शिकार हो। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी क्या होता है। और अब कुछ तादाद मुकर्रर की गई है, लेकिन उस पर भी कुछ सियासी जमातें थीं, मजहबी सियासी जमातें थीं, जिन्होंने एतराज़ किया कि ये जो मुकर्ररा नंबर हद मुकर्रर की गई है कि इतने नंबर आ सकते हैं। आई गेस 46 फ्राम द ट्रेजरी बेंचेस एंड 40 फ्राम द ऑपोजिशन। उस पर भी ऑपोजिशन की कुछ जमातों ने हंगामा किया और बाकायदा एहतजाज किया कि हमारे तो सारे लोग आएंगे। आई वंडर कि इन दिस डे एंड एज हमें क्यों इतनी बात कॉम्प्लिकेट कर रही है और समझ नहीं आ रही है कि कोरोना का ज़माना है, आपके सामने इतने आपके साथी मुतासर हो चुके हैं, उस पर भी बज़िद हैं कि हमारे सारे लोग आएंगे। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि जॉर्ज फ्लॉयड वाले वाक़े के बाद अमेरिका में बाकायदा नस्ल परस्ती के ख़ात्मे के लिए दोबारा से एक मुहिम चल रही है और इसके असरात अब दुनिया भर में भी देखे जा रहे हैं। बरतानिया में भी देखे गए, वहाँ भी काफ़ी एहतजाज और मुजाहिरे हुए। अमेरिका में तो खैर एहतजाज की लहर के मनाजिर हमने आपसे शेयर भी किए थे। और जहाँ आजकल ये बात हो ही रही है, वहाँ आपको ये भी बता दें कि साबिक कप्तान और लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम की अहलिया और समाजी कारकुन शुनेरा अकरम की शादी नस्ली तासुब के खिलाफ एक मजबूत मिसाल भी है। और इंस्टाग्राम पर यही बात शेयर की है शुनेरा अकरम ने खुद। उन्होंने अपने और वसीम अकरम के हाथ की एक तस्वीर शेयर की, साथ लिखा कि हमारी शादी हुई तो लोग कहते थे कि वसीम ने इसलिए शादी की क्योंकि ये गोरी है। कुछ तो लिखा कि 2 अलग अलग रंग के लोगों का मिलना कुदरती नहीं है, ये रिश्ता ज़्यादा नहीं चलेगा। शुनेरा अकरम ने कहा कि हमारा साथ साबित करता है कि रंग और रूप कोई मानी नहीं रखता, मजबूत रिश्ते के लिए प्यार अहम होता है। वसीम अकरम की अहलिया शुनेरा अकरम अपने शौहर के अलावा अपनी समाजी खिदमत, इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने की वजह से भी काफ़ी मशहूर हैं। लोगों ने ये भी कहा था कि ये तो बस ऑस्ट्रेलिया में बैठी रहेंगी और बमुश्किल ही यहाँ आया करेंगी, लेकिन कराची में पर्टिकुलरली रहने वाले लोग जानते हैं कि शुनेरा इज़ मोर कराची आई देन एनी अदर पर्सन लिविंग इन कराची। और इन्होंने जिस तरह हमारे कल्चर, हमारे शहर, हमारे मुल्क को अडॉप्ट किया है, इसकी मिसाल बहुत ही कम मिलती है। So wishing you many happy years together ahead, शुनेरा एंड वसीम भाई। अभी हम आगे बढ़ेंगे और साथ ही हम आजकल ज़रा सफाई और अपने हाथ धोने और इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ करने की बात कर ही रहे हैं, तो ये भी आपको दिखाना चाहते हैं। अदाकारा महविश हयात ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुख्तलिफ समाजी मसाइल की तरफ निशानदेही करती रहती हैं वैसे तो, लेकिन हाल ही में उन्होंने इस्लामाबाद के खूबसूरत सयाहती मकाम मार्गिला हिल्स पर मौजूद प्लास्टिक की बोतलों और शॉपिंग बैग्स की वीडियो रीट्वीट की है। और महविश हयात ने लिखा है कि जब भी वो मार्गिला हिल्स जाती हैं तो उन्हें देख के बड़ा दुख होता है कि मकामी सयाह हैं वो ये चीज़ें फेंक कर चले जाते हैं। उन्होंने अपील की है कि खुदा का वास्ता है, ये हमारे ट्रेजर्स हैं, ये जगह, इनको साफ़ रखें। आप खुद सोचें कि अगर आप ये पानी की बोतल अपने साथ जो लेके गए हैं अपने ही साथ वापस ले आएंगे तो क्या जाएगा। यहाँ पे जाके जंगलों में जाके कौन सा सैनिटरी वर्कर है या कौन सा इदारा है जो यहाँ पे सफाई करेगा। अगर हम ये ना करें और ये बातें समझ जाएं तो क्या ही बात हो और हमारे इर्द गिर्द ये जो माहौल जो अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है ये ख़राब ना हो। हम बात करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी पाकिस्तान के सदर डॉक्टर रफ़ीक खानानी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही नंबर हम आपको बता दें, स्क्रीन पर चला दीजिएगा जी नंबर, ज़रा एक दफ़ा फिर आप अपने सवालात बराह रास्त हम तक भेज सकते हैं। नंबर है हमारा 0213227126। कोई भी सवाल हो जो आप करना चाहते हैं कोरोना वायरस से मुताल्लिक, अगर आप शिकार हो गए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, अगर आप बचना चाहते हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं। डॉक्टर रफ़ीक बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर रफ़ीक साहब, अब एक बात जो हम आपसे वाकई पूछना चाहते हैं, चूँकि ये इतनी फैल गई ये बीमारी, अब जिसे देखो वो ये कह रहा है कि जी कोई भी कोरोना से बच नहीं पाएगा। ये सुन के खौफ भी आता है, डर भी लगता है, क्योंकि सबके घरों में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग वालिदैन भी हैं, दादा दादी भी हैं। ये बात हकीकत है कि सभी को होना है, कोई भी कोरोना से बच नहीं पाएगा और इससे बचने का वाहिद तरीका ये है कि आप किसी गार, किसी जंगल में जाके बैठ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे जो है इन चीज़ों के मुतालिक गुजारिशात करने का मौका दिया है। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो समझने वाली है कि ये वायरस जो है ना, इसकी ज़िंदगी, तबई ज़िंदगी जो है वो सिर्फ 12 से 15 दिन तक है इंसानी जिस्म में। और ये जो लॉकडाउन की जब हम बात करते हैं, लोग
कोई भी इसको समझ नहीं पा रहा कि लॉकडाउन का मतलब क्या है और लॉकडाउन कैसा होना चाहिए। अगर ये वायरस जो है एक इंसान से दूसरे इंसान के जिस्म में पहले 15 दिन में मुंतकिल नहीं होता तो ये वायरस खुद ब खुद मर जाता है। तो अगर एब्सोल्यूट लॉकडाउन हम कर लें, इसका मतलब ये है कि मेरे जिस्म में जो वायरस है वो मैं किसी और को न दूं, तो खुद ब खुद जो है ना पूरे शहर पूरे मुल्क से जो है ना ये वायरस ख़त्म हो सकता है 1 से 2 महीने के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उसको उस तरह से समझा ही नहीं है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात करते हैं और उसमें बहुत सारी ब्रीचेस करते हैं और SOPs की बात करते हैं। इसकी बुनियादी रूह ये है कि ये वायरस जो है इसकी तबई ज़िंदगी 12 से 15 दिन है, और अगर 12 से 15 दिन में वो एक इंसान से दूसरे इंसान के जिस्म में मुंतकिल नहीं होता तो ये वायरस खुद ब खुद मर जाएगा। तो इसकी मुंतकिली को रोकना जो है ना इसका वाहिद इलाज है, और ये कहना बहुत ही गलत है कि कोई भी शख्स इससे नहीं बच सकेगा, इसलिए कि अगर इससे सबसे ज़्यादा लोग मुतासिर होने लगे तो ज़्यादा बीमारी शिद्दत इख्तियार करेगी और ज़्यादा अमवात होंगी। और इवन न्यूयॉर्क जैसे शहर में जहाँ बहुत ज़्यादा अमवात हुई हैं, अब भी उनकी आबादी का सिर्फ 20% जो हिस्सा जो है ना वो इससे मुतासिर हुआ है। तो आप सोच लें कि अगर 80% हिस्सा मुतासिर हो जाएगा तो कितनी ज़्यादा अमवात होंगी। पाकिस्तान के लोग तो और पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम तो इस चीज़ को अफोर्ड कर ही नहीं सकता। ट्रू डॉक्टर रफ़ीक, और जब लोग ये कहना शुरू कर देते हैं ना कि कोई इससे बच नहीं पाएगा, फिर लोग लाइटली भी लेना शुरू कर देते हैं कि हाँ जी होना है तो हो जाए, फिर क्या किया जा सकता है। लेकिन हमें ये एहसास की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि अगर एहतियात करेंगे तो इस वायरस से आप महफूज रहेंगे, बचे रहेंगे। अच्छा जी, करीम नौरानी साहब कराची से हमसे पूछ रहे हैं डॉक्टर रफ़ीक, वो कह रहे हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाए कोरोना से तो उसकी मैयत से क्या वायरस फैल सकता है, क्योंकि इस बारे में भी बहुत सी कन्फ्यूजन मौजूद है, तदफीन के वक्त भी मसले पेश आ रहे हैं। जी देखें, आलमी इदारा सेहत ने इसके मुतालिक बहुत अहम गाइडलाइंस जो है ना मुहैया कर दी हैं, और ज़्यादातर इम्कान यही होता है कि ये वायरस उसके जिस्म से फैल नहीं सकता। लेकिन अगर हम उस इंसान के जिस्म को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, और दूसरा ये कि जो हैंडल करने वाले लोग हैं डेफिनेटली वो एट रिस्क हैं, तो वो अगर अपना प्रॉपर PPE और जो प्रॉपर इक्विपमेंट वगैरह इस्तेमाल करके और उन सॉल्यूशन से वो वॉश करते हैं जिसमें कि वायरस को मारा जा सकता है, तो मैयत को गुस्ल दी जा सकती है और ट्रेंड लोग जो है ना उसको गुस्ल दे सकते हैं और उसकी प्रॉपर तरीके से तदफीन की जा सकती है। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि जो है ना उसकी मैयत से के करीब लोग ना जा सकें या लोग उसको हैंडल ना कर सकें, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारी मिथ्स हैं जो कि फैली हुई हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात कि मैयत से वायरस आपको नहीं लग सकता। प्रॉपर एहतियात के साथ गुस्ल वगैरह दे के मैयत की एहतमाम के साथ तदफीन कर सकते हैं। समिया पूछ रही हैं इस्लामाबाद से, वो कह रही हैं वो स्टीरॉइड्स लेती हैं, या कोई स्टीरॉइड्स अगर लेता हो रेगुलरली या इरेगुलरली तो क्या वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उन्हें ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, और उन्हें क्या एहतियात करनी चाहिए? देखें, स्टीरॉइड्स जो है ना वो 2 तरह से इस्तेमाल हो रहे होते हैं ना। एक तो स्टीरॉइड्स किसी और बीमारी के लिए इंसान ले रहा है, जी जी, तो आम तौर पर जो है वो थोड़ा सा इम्यूनिटी को कम कर रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो कोविड के इलाज में भी अगर मर्ज़ की शिद्दत ज़्यादा होती है तो स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और उस सूरत में जो लोग स्टीरॉइड रेगुलरली ले रहे होते हैं उनका स्टीरॉइड का डोज बाज़ दफ़ा बढ़ाना पड़ता है। लेकिन वो तो फिजिशियन जो मरीज़ का इलाज कर रहा है ना उसको डिसाइड करना होता है कि उस मरीज़ की उस पर्टिकुलर सूरत हाल के तहत वो फैसला करेगा कि स्टीरॉइड्स उसका बढ़ाना है या वो मेंटेन होने देना है। अच्छा, अब ये बता दीजिए, अब्दुल कयूम पूछ रहे हैं इस्लामाबाद से, वो कह रहे हैं कि जी बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर में सरे फहरिस्त क्या है, क्योंकि अभी भी लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं। आई वंडर कि अब तक क्यों है लोग कन्फ्यूजन का शिकार। लेकिन अब भी डॉक्टर साहब आपने भी देखा होगा इर्द गिर्द लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग को नहीं मलूज़े खातिर रख रहे। जी बिल्कुल, देखें 2 तरीके हैं जिसके के ज़रिए ये वायरस इंसान के जिस्म में दाखिल होता है। एक है एरोसोल या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी सांस की नाली के ज़रिए जब हम सांस लेते हैं तो हमारे मुंह या नाक में ये वायरस दाखिल हो जाए। और दूसरा है कांटेक्ट के ज़रिए, यानी हाथों के ज़रिए। जब हम हाथ किसी ऐसी चीज़ पर लगाते हैं जिस पे के वायरस रखे हुए हैं, वायरस मौजूद है, और वही हाथ जो है हम अपने चेहरे पे लगाते हैं, अपने नाक पे लगाते हैं, अपनी आँख पे लगाते हैं, तो वायरस ट्रांसमिट होता है। ये 2 तरीके हैं सिर्फ वायरस के फैलने के। अगर हम पहला तरीका जो है जो सांस की नाली के ज़रिए जा रहा है तो उसके लिए तो मास्क जो है वो बहुत ही अहम दिफा है, लेकिन मास्क का सही इस्तेमाल करने आना चाहिए हमें।
और मास्क को मुस्तकिल इस्तेमाल करना चाहिए और हर शख्स को करना चाहिए, जिसको बीमारी है या होने का खदशा उनको भी और जिनको नहीं है उनको भी, ताकि हम अपनी एनवायरनमेंट में जो है वायरसेस के जो जरासीम हैं उनकी तादाद और मिकदार को कम कर सकें। और दूसरा जो है वो हैंड हाइजीन जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम हाथ जो है वो बार बार अगर किसी चीज़ पे ऐसी हाथ लगाया है हमने जिसमें कि वायरस हो सकता है तो हाथ साबुन और पानी से वॉश करें। अगर साबुन और पानी मुहैया नहीं हो तो सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये दो के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि वायरस जो है ना वो इंसान के जिस्म में दाखिल हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से मास्क मार्केट में अवेलेबल है। एक नॉर्मल जो ग्रीन या ब्लू रंग का सर्जिकल मास्क है तो वो तो कहते हैं वन टाइम यूज़ ही है, या वो भी क्या धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है? दूसरा ये N95 KN95 अगर कोई हॉस्पिटल जा रहा है किसी और बीमारी के सिलसिले में तो लोग यूजुअली इन हाई रिस्क इन्वायरमेंट्स में पहन रहे हैं, तो क्या वो रीयूजेबल हैं मास्क? क्या हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, मास्क की मुख्तलिफ अक़साम हैं और जो सर्जिकल मास्क कहलाता है वो सबसे मुफीद है और वो हर शख्स के इस्तेमाल के लिए मुफीद है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि वो रीयूज़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो पहले तो ये गाइडलाइंस थी कि वो हम वन टाइम यूज़ के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब पूरी दुनिया में जब इसका रुझान बहुत बढ़ गया है और जबकि इसकी सप्लाई कम है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए रिकमेंडेशंस की हैं कि इसको ख़ास तरीके से धो के सुखा के इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जो KN और N95 मास्क हैं वो जो लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कि उन मरीज़ों को देख रहे होते हैं जिनमें कोरोना वायरस के होने के चांसेस ज़्यादा हैं और वो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में स्प्रेड कर सकते हैं, तो हेल्थ केयर वर्कर्स को वो N95 या KN95 जो है ना उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसको भी रीयूज़ करने के लिए प्रॉपर तरीक़ाकार है कि उसको किस तरह से आप क्लीन करेंगे और स्टरलाइज करेंगे। अल्ट्रा वायलेट लाइट में इसको जो है वो 2 घंटे के लिए रखा जा सकता है और हीट के ज़रिए 70 डिग्री हीट पे जो है ना उसको तकरीबन आधे घंटे में रखा जा सकता है। उसके बाद वो क्लीन हो जाता है और उसको रीयूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसका रीयूज़ जो है तकरीबन 15 से 20 दिन तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, शबाना पूछ रही हैं गालिबन मियाँ वाली से, रब्बाना जनाब मियाँ वाली से उनका सवाल ये है कि अगर प्लाज्मा थेरेपी से मुफीद इलाज हो रहा है तो फिर बड़े पैमाने पर इसका क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? और आजकल हम फेसबुक पे काफ़ी पोस्ट देख रहे हैं, वो जो ग्रुप्स बने में मुख्तलिफ, हर शख्स ऐसा लग रहा है कि प्लाज्मा की तलाश में है, तो क्या हर अस्पताल में ये प्लाज्मा लेने और इससे इलाज करने की सलाहियत मौजूद है? देखें, इसकी सलाहियत तो मौजूद है या सलाहियत डेवलप की जा सकती है, लेकिन चूँकि अभी ये एक ट्रायल के स्टेज में है तो हुकूमत ने सबको इख्तियार नहीं दिया हुआ कि प्लाज्मा का वो इस्तेमाल करें। अभी चंद एक सेंटर्स हैं जिनको कि मखसूस किया गया है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, और उसके ज़रिए जो शुरू में इब्तदाई उनके नताइज आ जाएंगे और उसकी इफादियत साबित हो जाएगी तो डेफिनेटली ये बाकी जगहों पर फैला दिया जाएगा और उसके लिए कोई बहुत बड़ी जो है ना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आमतौर पर ये प्लाज्मा थेरेपी जो है ये सब जगहों पर की जा सकेगी, लेकिन अभी चूँकि हुकूमत की तरफ से पाबंदी है तो इसलिए जो है वो हर जगह इस्तेमाल नहीं हो रही। ऑल राइट। अच्छा, लास्टली ये पूछ रहे हैं जी, अब आई गेस नाम मेरे जहन से महसूस किया कि सैयद अर्शन हुसैन का कराची से सवाल है कि उन्हें खांसी है और सांस लेने में दुश्वारी है तो उन्हें अपने आप को खुद ही करंटीना कर लेना चाहिए या वो टेस्ट कराएं और उसके बाद आइसोलेट हों? देखिए, जब सांस लेने में दुश्वारी है तो डेफिनेटली उनको टेस्ट भी करवाना चाहिए और उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी में रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब सांस की तकलीफ़ शुरू हो जाती है तो मरीज़ की कंडीशन बड़ी तेज़ी से बाज़ दफ़ा बिगड़ सकती है। तो बिल्कुल ये सेल्फ क्वारंटीन नहीं करें बल्कि प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी में चले जाएं। अगर सांस की तकलीफ़ शुरू नहीं होती तो उस वक्त तक तो जो है ना वो सेल्फ क्वारंटीन किया जा सकता है। अच्छा, बार बार डॉक्टर साहब मैं एक प्रोग्राम में इशू उठा रहा हूँ, वो ये है कि जो बुनियादी एसेंशियल्स हैं जो मरीज़ों को इस वक्त ज़रूरत है और अभी तो कुछ तादाद है ही नहीं है, तादाद तो बढ़ेगी, वो अभी से चीज़ें नापैद हो गई हैं। आप तक ये रिपोर्ट्स आ रही है पल्स ऑक्सीमीटर मरीज़ों को नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर मुँह मांगे पैसों में मिल रहा है या तो मिल ही नहीं रहा, अगर एक्टेमरा किसी को इंजेक्शन लगना है तो वो 10-10 लाख तक पहुँच गया है, इस पर भी कुछ प्लीज़ कहें। जी, देखें, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कई जगहों पर चीज़ों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और शॉर्टेज हो गई है और डेफिनेटली जो है वो ये होनी नहीं चाहिए कि लोग जो है वो ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दें। लेकिन जैसे एक्टरमा वगैरह की आपने बताया तो बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो बाकायदा इश्तिहार दे रहे हैं कि वो हुकूमती जो मुकर्ररा कीमत है उसी पे अवेलेबल है
और वो मरीजों को डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं। तो डेफिनेटली जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो बहुत महंगे हो गए हैं, जो आज से एक डेढ़ महीना पहले जो 2000 रुपए के थे, आज वो 10-10 हज़ार के मिल रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो भी बहुत महंगे कर दिए गए हैं और हुकूमत को इस मामले में इक़दाम करने चाहिए ताकि जो है वो इस किस्म की ब्लैक मार्केटिंग ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रफ़ीक खानानी। हम चाह रहे थे कि मामला उठाया जाए और होपफुली जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ हैं रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस की और जो वफाक है वो इस मामले को देखें। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, आप प्लीज़ इस पे तो ये तो क्रिमिनल है जो हो रहा है इस टाइम लोगों के साथ। आप पूछें मार्केट में निकल के लोगों से, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो पैसे लेके जेब में घूम रहे हैं और उनको पल्स ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा। ये हाल हो गया। अभी हमारा नंबर क्या है? और खुदा ना खास्ता जैसे कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि हमारा नंबर मरीज़ों का और डेथ्स का दोनों ही बढ़ना है, तो फिर तो हम बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाएं, क्योंकि बिकॉज वी डोंट सी एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल राइट नाउ। और एक अहम मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर 10 रोज़ के लिए अमल दरामद रुकवा दिया है और चीनी की कीमत भी मुकर्रर कर दी। हुकूमत को बड़ा धचका तो लगा है, लेकिन शुगर मिल्स मालिकान के लिए भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। अदालत ने चीनी रुपये फ़ी किलो फरोख्त करने का हुक्म भी दे दिया। साथ चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूछा कि 2 साल पहले चीनी की क्या कीमत थी। शुगर मिल्स के वकील मखदूम अली खान ने बताया कि नवंबर 2018 में चीनी की कीमत 53 रुपये फ़ी किलो थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 2 साल में चीनी 85 रुपये फ़ी किलो कैसे हो गई। हम हुकूमत को नोटिस करके पूछ लेते हैं, लेकिन आप उस वक्त तक 70 रुपये की कीमत पर चीनी फरोख्त करें। चीफ जस्टिस ने शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए वफाक कमीशन के सरबरा वाजिद ज़िया, मुअव्विन ख़ुसूसी बरा एहतसाब शहजाद अकबर, सेक्रेटरी दाखिला और इंक्वायरी कमीशन के अरकान समेत दरख्वास्त के तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसी भी हम बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। शहबाज साहब, बहुत से लोग कह रहे थे कि चीनी कमीशन की रिपोर्ट को जो काम दिया गया था उन्होंने वो नहीं किया और पिछले कई सालों के मामलात उलझाकर सामने रख दिए, जिससे आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, ना मिलना था और ना मिला। तो अब यही बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दी है, कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रुकवा दिया है। कितना बड़ा धचका है हुकूमत के बयानिए को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नहीं ख्याल कि ये धचका है हुकूमत के बयानिए के लिए। एक बात तो ये कि हमारी हुकूमत अदालत के हर फैसले का एहतराम करती है और अदालत जो भी हुक्म देती है उसको हम मनोअन इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारा और पिछली हुकूमतों का फ़र्क ये है कि हम हर सूरत अदालतों का एहतराम करते हैं और इंशाल्लाह करेंगे, जो कि हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात जहन में ये भी रखिए कि इससे एक चीज़ तस्लीम हो गई कि एक तरफ डट के इमरान खान अकेला खड़ा है और एक तरफ शुगर कार्टेल के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मिल के खड़े हैं और वो ज़ाहिरी बात है अदालतों में भी जा रहे हैं रिलीफ लेने के लिए। तो इसलिए अब ये सब कुछ सामने एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि कीमत इसकी कम होनी चाहिए। 70 रुपये, मेरा तो ख्याल 70 रुपये से भी कम होनी चाहिए और वो होगी। इमरान खान साहब डट के खड़े हैं और वो आवाम को ये रिलीफ दिलवाएंगे। अगर ये रिपोर्ट ना होती, अगर ये रिपोर्ट पब्लिक ना होती, अगर ये कमीशन ना होता, अगर ये कमीशन पब्लिक ना होता, अगर कमीशन के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ये फैसला ना करते कि ये FIA को या नैब को केसेस जाने, तो आज ये अदालत में ना जाते, आज ये अदालत से ये रिलीफ ना मांगते, आज ये 70 रुपये की बात भी ना होती, अवाम 90 रुपये पर लुटते रहते। तो इस सारी बात से तो असल में प्राइम मिनिस्टर खान का बयानिया जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है। डॉक्टर साहब, अदालत ने भी कह दिया है कि चीनी अब से 70 रुपये फ़ी किलो में बिकेगी। शुगर माफिया इसमें रुकावट बन सकता है, तो हुकूमत इस हुक्म पर अमल दरामद कैसे कराएगी और ये कैसे यकीनी बनाएगी कि पेट्रोल की तरह चीनी भी सस्ती होते ही मार्केट से गायब ना हो जाए ना, क्योंकि माशाल्लाह प्रेसिडेंस तो कोई अच्छी है नहीं हमारे सामने। देखिए, ये एक बड़ा इस टाइम थोड़ा सा मैंने आपको जैसे कहा कि इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी हमारी कानूनी टीम को, और वो देखेंगे और वो फैसला करेंगे कि इसमें आगे हुकूमत का क्या लाएअमल होना है। क्योंकि अगर आप देखें इस ऑर्डर में हुकूमत को कोई भी कार्रवाई करने से रोका गया है शुगर पे, तो अब 70 रुपये की कीमत कैसे इन्फोर्स करेगी गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट को कार्रवाई से रोका गया है। तो ये बहुत ही इसमें थोड़ा सा एक चीज़ है जिसको अभी हुकूमत को देखना पड़ेगा, हुकूमत की कानूनी टीम को देखना पड़ेगा कि एक तरफ उनको ये हुक्म आया है कि वो कुछ नहीं करेंगे और दूसरी तरफ 70 रुपये इम्प्लीमेंट करने हैं। बहरहाल जैसे मैंने आपको कहा कि अदालत का हर हुक्म सर आंखों पर है, उसे मनोआन हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और हमारे ख्याल में तो इसकी कीमत 70 से भी कहीं कम होनी चाहिए मेरे ज़ाती ख्याल में, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही एग्जैजुरेट करके। शुक्रिया आपका डॉक्टर शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद थे। हमने कल भी ये मामला उठाया था और हुकूमत को फौरी तौर पर इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, पेरिशेबल प्रोडक्ट है। पूरी दुनिया में पीपल लुक फॉरवर्ड टू हैव पाकिस्तानी मैंगोज, चाहे वो अमेरिका, यूरोप, कनाडा वगैरह के ममालिक हों या दुनिया
दुनिया में कहीं भी हों, लोगों को पाकिस्तानी आम का इंतजार रहता है। तो बाय एयर भी ट्रेड मुतासर हुई है और बाय रोड तो बहुत ही बुरा हाल है। ताफ्तान बॉर्डर के ऊपर कई दिन से माल पड़ा हुआ है, लोगों का करोड़ों रुपए का, जो कि सड़क पे पेरिशेबल आइटम है, सड़ आए खड़ा हुआ। ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं। कंटेनर्स एक लिमिटेड तादाद में बॉर्डर से क्रॉस करने की इजाज़त है और मैंगो ग़ालिबन उनकी प्रायोरिटी में नहीं है, हालांकि ये प्रायोरिटी में होना चाहिए क्योंकि दिस इज़ अ पेरिशेबल प्रोडक्ट। पाकिस्तान की मकबूल तरीन प्रोडक्ट आम तक दुनिया को रसाई नहीं मिल रही है। आम के काश्तकारों और एक्सपोर्टर्स पर बड़ा सख्त वक्त आ गया है। लॉकडाउन की वजह से फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर है, जैसे यूरोप की बड़ी मार्केट तक पाकिस्तान की रसाई मुश्किल हो रही है और इस वक्त पाकिस्तान के पास आम बरामद के लिए ईरान, अफगानिस्तान और मशरिक़ वस्ता की मंडियाँ बची हैं, मगर हालत यह है कि आम को ईरान बरामद करना भी मुश्किल हो रहा है। ये ताफ्तान बॉर्डर के मनाज़िर हैं जो आप देख रहे हैं। इस वक्त कोयटा के रास्ते ईरान जाने वाले आम के दर्जनों ट्रक कई दिनों से खड़े हैं। आम सड़कों पर पड़ा है मगर उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। एक्सपोर्टर्स ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त भी लिखा है कि उन्हें बरामदात की सहूलतें दी जाएँ, उनका करोड़ों का नुकसान हो रहा है और हो भी सकता है मज़ीद नुकसान। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल 1,30,000 मेट्रिक टन आम बरामद किया था और $750 मिलियन कमाए थे, मगर इस साल इतना ज़र मुबादला ज़ाहिर है हासिल करने का सोचा भी नहीं जा सकता। एंड दिस इज़ रियली ट्रैजिक टू सी के किस तरह से माल पड़ा हुआ ख़राब हो रहा है। ये हमारा एसेट है, जहाँ ज़ाहिर है जिस पे पैकिंग पे, जिस पे किसान की मेहनत भी है, जिस पे काश्तकार की मेहनत भी है, जिस पे एक्सपोर्टर का पैसा भी लगा हुआ है, सभी का पैसा इन्वॉल्व है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्रूट वेजिटेबल सेलर एसोसिएशन वहीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद साहब, हमें ये तो अंदाज़ा था कि कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इस मरतबा आपके जो एस्टिमेट है, कितना फ़र्क पड़ा है ज़र मुबादला में भी और एक्सपोर्ट के ओवरऑल वॉल्यूम में भी? देखिए जी, मैंगो की बात हो रही है, मैं मैंगो की बात ही करना चाहूँगा। आपने खुद ही अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि पिछले साल हमने 1,30,000 टन एक्सपोर्ट किया। इस साल जो हमारे टारगेट है 80,000 टन के टारगेट है और आपको पता है कोविड-19 है। देखें, यहाँ पे दो चीज़ें हमें बोलना, कोविड आज है, कल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, मगर जो सबसे बड़ा इशू है ग्लोबल वार्मिंग का, जो हमारी फसलों को तबाह कर रहा है, मौसम बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, तो उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें करनी पड़ेगी। मैं आपको इस तरह समझाऊं कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ आम के ऊपर नहीं, पूरे पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर आप देखें FAO की रिपोर्ट और वर्ल्ड बैंक की 2009 से लेके 2050 तक पाकिस्तान, उसके अंदर बताया गया है माइनस, प्लस और जीरो कौन से मुल्क है। मगर पाकिस्तान की बात करूंगा, पाकिस्तान का 70% जो हिस्सा है वो -20 पे और जो 30% है -50 के ऊपर है। बात ये कि ग्लोबल वार्मिंग से इस साल हमारी जो आम के ऊपर मैं बात करूंगा, आम का टॉपिक है, तो क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा वो मैं आपको समझाता हूँ कि इस साल जो सर्दियाँ देर तक रही और गर्मियाँ देर को आई, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि दिन को काफ़ी गर्मी होती है और फिर रात को क्या होता है एकदम से शदीद ठंड हो जाती है, तो वो भी इम्पैक्ट पड़ता है। देखें, बारिशों का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। जब बारिशों का पैटर्न चेंज होता है तो डिजीज, इंसेक्ट का भी जो है पैटर्न चेंज हो जाता है। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए हुकूमत प्रोविंस की और फेडरल की हुकूमत को कि हमें रिसर्च के साथ अपने किसान भाइयों को बताना पड़ेगा कि आज हमें फार्म लेवल पे क्या प्रैक्टिसेस करनी। बिल्कुल, ये तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंतहाई अहम है और आने वाले सालों में हमें अपनी प्रैक्टिसेस बदलनी पड़ेगी ये चेंजिंग मौसमियाती पैटर्न से। लेकिन अभी जो फसल तैयार है और जो बॉर्डर्स पर ट्रक खड़े हुए हैं और कंटेनर खड़े हुए ख़राब हो रहे हैं, पर्टिकुलरली ये जो कोयटा के रास्ते सारा आम जाता है ज़मीनी, जो ये ऑलमोस्ट 25% ऑफ द होल ट्रेड है, इस पर किसी से बात हुई है आप लोगों कि क्यों नहीं ये थ्रू होने दे रहे कंटेनर्स, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम है? देखें जी, बात ये कि हमने कल भी कॉमर्स मिनिस्ट्री से बात की, हमने लेटर प्राइम मिनिस्टर को भी निकाला, कॉमर्स, इंटीरियर मिनिस्ट्री सबको निकाल चुके हैं। और बात ये कि हमारे दो जगह इशू आ रहे थे, एक अफगानिस्तान बॉर्डर पे आ रहा था और एक ईरान बॉर्डर में आ रहा था। मगर कल जो है लेटर जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री से इशू हुआ अफगानिस्तान के बॉर्डर पे कि जो मैंगो उसको प्राइवेटी दी जाए और जो उसके फ्यूमिगेशन के जो चार्जेस है उसको भी कम किए जाए। वहाँ पे तो हम खुश हैं कि चलो अफगानिस्तान का मसला तो हल हुआ है, मगर जो ईरान का भी मसला बहुत बड़ा है। देखिए, ईरान के अलावा हमारी ट्रांजिट होती है एक्सपोर्ट, यहाँ काजाकिस्तान यहाँ से जाता है, सिर्फ ईरान की मार्केट नहीं, आगे ट्रांजिट भी होता है। बात ये कि जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ, जो मालूमात की है बलूचिस्तान के बॉर्डर से, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं और जो ट्रांसपोर्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि बॉर्डर में बहुत इश्यूज हैं। ऑफिशियल जो टाइमिंग है, जो उन्होंने कहा है कि सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक है, नहीं सॉरी, मैं अगेन आपको बताना चाहूँगा कि सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक है, ये हमारे ऑफिशियल है। मगर इस टाइम पे भी बॉर्डर काम नहीं कर रहा होता। 10 बजे से फिर सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे, एक तो टाइम इतना कम है, ऊपर से जो गाड़ियाँ ईरान
ईरान से आ रही उसी गाड़ियों में आपका मैंगो जाएगा, इसलिए कि आपके ट्रक्स को परमिशन नहीं है ईरान जाने के लिए। तो ईरान अपना फायदा ही देखेगा 75 गाड़ियों में, वो देखेगा मेरा एक्सपोर्ट का क्या फायदा है, तो वो चीज़ें वही बेचता है जो उसको बेनिफिट करता है। तो उसकी वजह से जो ट्रक्स आते हैं हम उसके अंदर मैंगो नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो LPG होते हैं और जो दूसरे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिसके अंदर मैंगो हम उन ट्रकों में यूज नहीं कर सकते। तो कभी हमारे पास 5 ट्रक्स आ जाते हैं, कभी 10 ट्रक्स आ जाते हैं। हमारी मार्केट आज 40 से 50 ट्रक की मार्केट, इससे ज्यादा भी है। मगर बात यह है कि हम यही बात कर रहे हैं, आज हमें पूरी दुनिया में मसला आया हुआ एक्सपोर्ट का, हमारे बायर के चार्जेस। इसको कॉमर्स मिनिस्ट्री को भी देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, सॉरी वहीद साहब, हमारे पास वक्त की कमी है। और फॉरेन मिनिस्ट्री को भी देखना चाहिए, ईरान से बात की जाए कि किस तरह से इस मसले को सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये तो पहले ही हालात ख़राब हैं। पीपल वुड गो बैंकरप्ट, जिन्होंने इतने पैसे लगाए हुए हैं इन चीज़ों पर। ज़ाहिर है इसका बराह रास्त असर काश्तकार पर भी पड़ेगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे और सिंथिया रिची वाला मामला, बाय द वे सिंथिया रिची ने जो है वो आवाम से चंदे की अपील भी की है। PP रहनुमाओं की जानिब से कानूनी नोटिस भिजवाने के बाद सिंथिया रिची खुद भी मैदान में आ गई हैं हिरासत करने और इल्ज़ामात लगाने पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को 12 करोड़ हर्जाने का लीगल नोटिस भिजवा दिया है। नोटिस में कहा गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने 2011 में रहमान मलिक के साथ मिलकर हरासा किया। अब सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल के जरिए उन्हें हरासा किया जा रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी अपने इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगे और 12 करोड़ रुपये हर्जाना अदा करें। 14 दिन में माफ़ी ना मांगी गई तो कानूनी चाराजोई की जाएगी। इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी भी सिंथिया रिची को 10 करोड़ रुपये का हर्जाने का नोटिस भिजवा चुके हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये जो केस है ये 9 साल कबल है, बहुत पुराना है। उस वक्त इमरान खान साहब थे ही नहीं, तो अब ये केस उन्होंने हमारे ऊपर बनाया है और हमने लीगल नोटिस दिया है और इंशाल्लाह विल बी सक्सेसफुल। इसके अलावा सेनेटर रहमान मलिक के वकला ने भी अमरीकी खातून सिंथिया रिची को 50 करोड़ रुपये हर्जाने का नोटिस भिजवा रखा है। सिंथिया रिची ने रहमान मलिक पर इल्ज़ाम लगाया था कि साबिक वज़ीर दाखिला ने उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाया। बहुत ही संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं। लतीफ़ खोसा, यूसुफ रज़ा गिलानी और रहमान मलिक के इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ हम बात करते हैं। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा साहब, वकील भी हैं, सीनियर वकील हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी, खोसा साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी और रहमान मलिक ने सिंथिया रिची को नोटिस भेज दिया है। अब सिंथिया रिची ने भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हर्जाने का नोटिस भेजा है। तो अब ये तय है कि मामला कानूनी तौर पर ही आगे बढ़ेगा या अब भी सियासी तौर पर इसे हैंडल करने की कोशिश की जानी चाहिए? व्हाट डू यू से? इसमें कौन सी सियासत वाली बात है? देखिए, एक बीवी जो है फॉरेन नेशनल है, जो गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में रह रही है, जिसका वीज़ा जो है वो मार्च 2020 में ख़त्म हो गया है और वो जो है कोरोना की वजह से ओवरस्टे कर रही है। 30 जून तक उसका जो है जनरल एक्सटेंशन हुई है। इसमें उसको तो जवाबदेही करना पड़ेगी। इस तरह ये तो नहीं है कि किसी के जिसके भी कहने पर या जिस भी कुव्वत ने उसे इस्तेमाल किया है, अगर उनके कहने पर कोई हर्जा गोई करके वो किसी एक खसूसी जमात के तमाम अकाबरीन के ख़िलाफ़ वो इस तरह से इल्ज़ाम लगाएगी, तो ये कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं जिसमें ऐसे ही निकल जाएगी। अब अगर वो कहती है कि 9 साल के बाद उसे होश आ गया है कि 2011 में उसके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई थी, तो ये वो पर्दा नशीन कोई ऐसी मजबूर महज लड़की तो है नहीं जिसको बंद करके रखा हुआ था और जो बोल नहीं सकती थी और जिसको अब मौका मिला है और वो बोलना शुरू कर दिया है। हम टाइम फ्रेम पे ऑब्जेक्शन नहीं करते, क्योंकि जितने भी मी टू मूवमेंट के तहत हरासमेंट के केसेस रिपोर्ट किए ख़वातीन ने, वो कई साल लग जाते हैं उन्हें हिम्मत जुटाने में और ये बात सबके सामने रखने में। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट द टाइम कि उन्हें इतना टाइम क्यों लगा और क्यों इतनी देर खामोश रहीं। अब ये बताइएगा कि सिंथिया रिची के इल्ज़ामात बहुत संगीन हैं और उनके मुताबिक सब चीज़ों के सबूत भी हैं। मी टू मुहिम देख लें या फिर दीगर मामलात देख लें, इस तरह के इल्ज़ामात की छानबीन तो ज़ाहिर होनी चाहिए। तो क्या पीपल्स पार्टी इसके हक़ में है या नहीं है? हम जानते हैं कि हद तक इज़्ज़त के मुकदमात का हमारे यहाँ कुछ बनता तो है नहीं ज़्यादा, तब भी क्या सूरत हाल है, क्या कहेंगे आप? कौन सा सबूत है उसके पास सिवाय इसके कि उसने अर्जा गोई कर दी, एक जो है इल्ज़ाम लगा दिया? तो क्या इल्ज़ाम लगाना सबूत हो जाता है? तो इस तरह तो फिर आप किसी पर भी इल्ज़ाम लगे। डरें उस दिन से जब ये बीवी कहेगी मेरे साथ इमरान खान ने ऐसा किया है या मेरे साथ PTI के किसी और ने किया है या किसी इदारे के किसी सरबराह या किसी और ने किया है। डरें उस दिन से कि ये जाके यहाँ तो इसने ये कहा है, मुल्क से बाहर जाके ये जाने क्या क्या और कहेगी, और अगर ये कहती है तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये सबूत है और ये दुरुस्त है और ये साबित है।
तो फिर इस तरह से तो वो किसी दुनिया के शख्स के ऊपर भी इल्ज़ामात लगा सकती है। और आपने देखा कि ये अमेरिकन है, अमेरिकन औरतें तो डोनाल्ड ट्रंप पर बेबहा इल्ज़ाम लगा चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप पे जो सदर है, सारी दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स है, उस पर कई महिलाओं ने जो है इल्ज़ामात लगाए हैं कि इसने हमारे साथ जो है फ़लाँ साल में और फ़लाँ वक्त में ज़्यादती की थी। उसके क्या हुआ? खोसा साहब, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कोई आइडियल एग्जाम्पल तो नहीं है कोट करने के लिए। एनी हाउ, अभी हम एक ताज़ा तरीन आपको खबर देते चलें कि रेलवे मुलाजमीन की सर्विस मुस्तकली के हवाले से दायर मुख्तलिफ दरखास्तों की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और अदालत ने 1 माह में रेलवे से मुताल्लिक ऑपरेशन और मुलाजमीन की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस सेक्रेटरी रेलवे पर बरहम भी हुए और कहा कि आपके दौर में रेलवे के कितने हादसात हुए हैं, आपसे रेलवे नहीं चल रही है तो छोड़ें रेलवे, और आज से आप सेक्रेटरी रेलवे नहीं हैं। ये भी अहम रिमार्क सामने आए हैं। मैं वफाकी मुलाजिम हूँ, कहीं और चला जाऊंगा, सेक्रेटरी रेलवे ने ये जवाब दिया है अदालत में। सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत जारी है। इस सिलसिले से मुताल्लिक आपको जियो न्यूज़ अपडेटेड रखेगा। अपना ख्याल रखिएगा, किसी भी किस्म के इज्तिमा में जाने से गुरेज करें। वी आर गोइंग टू सी यू इंशाअल्लाह ऑन मंडे।